दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है अपने YouTube चैनल टेट सुपर टेट पर। तो आइए आज देखते हैं हम शिक्षण कौशल के दूसरे चैप्टर को। ये हमारा चैप्टर है कि शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, यानी शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, यानी शिक्षण अधिगम के कौन कौन से सिद्धांत हैं, उनका क्या महत्व है। ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। पहला पॉइंट है कि शिक्षण का अभिप्राय क्या है। शिक्षण का अभिप्राय है पढ़ाना, यानी हम जहाँ पर शिक्षण करने जाते हैं, टीचिंग करने जाते हैं, वहाँ पर हमारा उद्देश्य क्या होता है, पढ़ाना। फिर है शिक्षण पुनर्वलन की आवश्यकता का क्रम है, किसका कथन है, यानी शिक्षण पुनर्वलन की आवश्यकताओं का क्रम है, यह किसका कथन है, यह B.F. स्किनर का कथन है। किसका कथन है, B.F. स्किनर का कथन है। फिर तीसरी डेफिनेशन है, यानी तीसरा पॉइंट है, शिक्षण सीखने के लिए दी जाने वाली प्रेरणा, निर्देशन एवं प्रोत्साहन है। यह किसकी परिभाषा है, यह बर्टन की है। किसकी है, बर्टन की है। नेक्स्ट पॉइंट है कि शिक्षण प्रक्रिया में स्तंभ हैं, यानी शिक्षण प्रक्रिया में 3 स्तंभ होते हैं। कितने होते हैं, 3 स्तंभ होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षण होता है, यानी शिक्षण होता है, यानी शिक्षण क्या होता है, सुनियोजित होता है। क्या होता है, सुनियोजित होता है, यानी वो पहले से एक योजना होती है। ठीक है ना। फिर यह कह रहा है नेक्स्ट पॉइंट में कि शिक्षण के समय शिक्षण में समस्या होती है, यानी जब शिक्षण कर रहे होते हैं उस समय समस्या क्या होती है, या एक अध्यापक शिक्षण के समय में किन किन समस्याओं उसे क्या क्या समस्याएं होती हैं, यह कह रहा है। फिर उसमें बता रहा है कि शिक्षण माध्यम की समस्या, सह शिक्षा, विभिन्नता, वैयक्तिक भिन्नता। यह कह रहा है शिक्षण माध्यम की समस्या आती है, किस माध्यम से दें, सह शिक्षा, एक साथ शिक्षा देना, भिन्नता और वैयक्तिक भिन्नता। सह शिक्षा, भिन्नता और वैयक्तिक भिन्नता। वैयक्तिक भिन्नता का मतलब है कि हर व्यक्ति की जो भिन्नता होती है वो अलग अलग होती है, चाहे कोई भी चाहे दो व्यक्ति जुड़वा क्यों न हो, लेकिन उनमें वैयक्तिक भिन्नता जरूर मिलेगी, उनकी सोच समझ जरूर अलग होगी। फिर नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि अपव्यय एवं अवरोधन संबंधित है, विद्यार्थियों से होता है। किससे होता है, विद्यार्थियों से होता है, यानी इसका मतलब अपव्यय एवं अवरोधन, अवरोधन का मतलब होता है रुकावट। क्या होती है, रुकावट। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है साविध्या या विमुक्ति, शिक्षा का उद्देश्य किस विचारधारा का मानना है, यानी साविध्या या विमुक्ति, शिक्षा का उद्देश्य किस विचारधारा का मानना है, या आदर्शवादी विचारधारा है। कौन सी है, आदर्शवादी विचारधारा है। नेक्स्ट पॉइंट है संपूर्ण जीवन ही शिक्षा है, यह कथन किसका है, यानी संपूर्ण जीवन ही शिक्षा है, जितना हम जी रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, वह क्या है, शिक्षा है। वह किसकी है, स्पेंसर महोदय की है। किसकी है, स्पेंसर महोदय की है। नेक्स्ट पॉइंट है ब्लूम के द्वारा प्रतिपादित शिक्षण उद्देश्य हैं, यानी जो ब्लूम महोदय हैं उसके, यानी उनके द्वारा प्रतिपादित शिक्षण के उद्देश्य क्या क्या हैं, ज्ञानात्मक है, क्रियात्मक है और भावात्मक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि अनुदेशन संबंधित होता है, यानी जो अनुदेशन है वह किससे संबंधित होता है, जो अनुदेशन संबंधित होता है वह ज्ञानात्मक उद्देश्य से होता है। किससे होता है, ज्ञानात्मक उद्देश्य से होता है। फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट है कि संप्रेषण की विशेषता होती है, यानी जो संप्रेषण है उसकी विशेषता क्या होती है, विचारों की गहनता, पारस्परिक अंतर प्रक्रिया, अनुभवों तथा भावनाओं का आदान प्रदान। यानी जो संप्रेषण की विशेषता होती है वह होती है विचारों की गहनता और पारस्परिक अंतर प्रक्रिया, अनुभवों तथा भावनाओं का आदान प्रदान। यानी हम जो संप्रेषण करते हैं वह अपने भावों को, अपनी आंतरिक जो प्रक्रिया होती है, जो मन के भाव होते हैं, अनुभव होते हैं, उन्हें हम आदान प्रदान दूसरे व्यक्ति से करते हैं, यही होती है संप्रेषण की प्रक्रिया। नेक्स्ट पॉइंट है संप्रेषण का कार्य है, यानी जो संप्रेषण है उसका क्या कार्य होता है, संप्रेषण का कार्य होता है ज्ञानेंद्रियों, कर्मेंद्रियों को क्रियाशील करना व अनुभूत कराना। यानी ज्ञानेंद्रियों, कर्मेंद्रियों को क्रियाशील करना व अनुभूति कराना। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है आपका पाठ्य वस्तु विश्लेषण विधि में प्रयुक्त होता है, यानी जो पाठ्य वस्तु है विश्लेषण विधि में प्रयुक्त होता है, लिखित, मौखिक या संप्रेषण। यानी पाठ्य वस्तु विश्लेषण विधि में प्रयुक्त होता है वह लिखित, मौखिक, संप्रेषण कैसे होता है, तो वो होता है लिखित, मौखिक और संप्रेषण। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कक्षा में संप्रेषण का माध्यम होता है, जो कक्षा है उसमें एक शिक्षक का संप्रेषण का माध्यम क्या होगा, मुख्य माध्यम होगा, वह हार्डवेयर उपकरण होंगे, यानी दिखावटी उपकरण होंगे।
जिन्हें हम छू सकते हैं वैसे उपकरण होंगे। नेक्स्ट आप पॉइंट है आपका, कक्षा में संप्रेषण का प्रारूप होता है, यानी जो कक्षा है उसका, कक्षा में संप्रेषण का जो प्रारूप है वो कैसा होता है, शाब्दिक भी हो सकता है, अशाब्दिक भी हो सकता है, यानी शाब्दिक एवं अशाब्दिक संप्रेषण कक्षा में होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, अशाब्दिक संप्रेषण का आकलन किया जाता है। जो अशाब्दिक संप्रेषण होते हैं उसका जो आकलन किया जाता है ग्लोब की प्रविधि से, ग्लोब की प्रविधि से या फिर किसी मानचित्र को दिखाकर, ठीक है ना। फिर इसके बाद में आता है जो शिक्षण प्रक्रिया के पक्ष हैं, यानी जो शिक्षण प्रक्रिया के पक्ष हैं वो कौन कौन से होते हैं। एक तो शिक्षार्थी होता है जिसे हम छात्र कहते हैं, शिक्षक होता है जिसे हम अध्यापक कहते हैं, पाठ्य वस्तु जो हमें समाज द्वारा प्रदान की जाती है। यानी शिक्षण प्रक्रिया के 3 पक्ष होते हैं, छात्र, अध्यापक और पाठ्यक्रम। छात्र, अध्यापक और पाठ्यक्रम। अगर इसके हिसाब से देखें तो शिक्षार्थी होता है, शिक्षक होता है और पाठ्य वस्तु होती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, शिक्षण सिद्धांत का अधिनियम है, यानी शिक्षण सिद्धांत का जो अधिनियम है वो क्या है। शिक्षण सिद्धांत का अधिनियम कहता है कि अभ्यास करो, क्रियाशील हो और प्रत्यक्षीकरण, यानी प्रत्यक्ष किसी भी चीज़ को कर रहे हो तो प्रत्यक्ष करो, है ना। फिर नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि दार्शनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया, यानी जो दार्शनिक सिद्धांत है उसका प्रतिपादन किसने किया था, ये किया था सुकरात ने। किसने किया था, सुकरात ने। फिर यह कह रहा है पॉइंट में कि शिक्षक किस प्रकार का व्यवहार करती हैं, शिक्षक किस प्रकार का व्यवहार करती हैं, वे वैसा व्यवहार क्यों करते हैं, उस व्यवहार का क्या प्रभाव होता है। यह कथन किसका है, यह गेज महोदय का है। किसका है, गेज महोदय का है। इस चीज़ को समझो, देखो डायरेक्ट आपसे पूछ सकता है शिक्षक किस प्रकार व्यवहार करते हैं, यह कथन किसका है, तो यह गेज महोदय का है। किसका है, गेज महोदय का है। फिर यह ऐसे पूछ सकता है वे वैसा व्यवहार क्यों करते हैं, यानी शिक्षक हैं वह किस प्रकार का व्यवहार करते हैं और क्यों करते हैं, तो ये भी गेज महोदय ने कहा है। या फिर ऐसे कह लें उस व्यवहार का क्या प्रभाव होता है जो शिक्षक करते हैं, तो ये गेज महोदय का है। किसका है, गेज महोदय का है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, ज्ञात से अज्ञात की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर सूत्र की ओर सबसे पहले किसने ध्यान आकर्षित किया था, यानी ज्ञात से अज्ञात की ओर सूत्र की ओर सबसे पहले किसने यह ध्यान आकर्षित किया था, जो हर्बर्ट स्पेंसर ने किया था। किसने किया था, हर्बर्ट स्पेंसर महोदय ने किया था। फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर शिक्षण सूत्र को अन्य किसी नाम से जाना जाता है, यानी स्थूल से सूक्ष्म की ओर शिक्षण सूत्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है, यह जाना जाता है मूर्त से अमूर्त की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर। यानी स्थूल से सूक्ष्म की ओर शिक्षण सूत्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है, स्थूल से सूक्ष्म यानी बड़ी चीज़ से छोटी चीज़ की तरफ, तो यह जाना जाता है मूर्त से अमूर्त की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर आधारित शिक्षण सूत्र है। मैं आपको दोस्तों वही बता रहा हूँ जो पॉइंट टू पॉइंट है, मैं एक्स्ट्रा थ्योरी नहीं बता रहा हूँ, पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूँ आपको, है ना। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें, ठीक है ना। पॉइंट देखते हैं अपना कि गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर आधारित शिक्षण सूत्र है पूर्ण से अंश की ओर, यानी गेस्टाल्ट जो मनोविज्ञान पर आधारित जो शिक्षण सूत्र हैं वह पूर्ण से अंश की ओर, वह पूर्ण से अंश की ओर हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि पाठ की विषय सामग्री का विभाजन इस ढंग से होना चाहिए कि वे विचार को समझने में सरल हों, वे पाठ के प्रारंभिक बिंदु में प्रयोग किए गए हों और जो कठिन हों वे क्रमशः छात्रों के सामने आएं। उपरोक्त कथन किस सूत्र से संबंधित है, यह सरल से जटिल की ओर है। कैसा है, यह सरल से जटिल की ओर है। यानी फिर देखो यह क्या कह रहा है, यह जो कह रहा है, यह कह रहा है पाठ की विषय सामग्री का विभाजन इस ढंग से होना चाहिए कि वे विचार को समझने में सरल हों, वे पाठ के प्रारंभिक बिंदु में प्रयोग किए गए हों और जो कठिन हों वे क्रमशः छात्रों के सामने आए। उपरोक्त कथन किस से संबंधित है, यह सरल से जटिल की ओर है। यानी पहले सरल चीज़ें रखना, फिर उसके बाद में उससे थोड़ी सी कठिन चीज़ें रखने के लिए बताई गई हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, किस सूत्र का संबंध आगमन विधि से है, किस सूत्र का संबंध आगमन विधि से है, विशिष्ट से सामान्य की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर। जो आगमन विधि है वह विशिष्ट से सामान्य की ओर है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, पूर्ण से अंश की ओर, पूर्ण से
अंश की ओर शिक्षण का जो शिक्षण का पर्याय सूत्र है वो क्या है? विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है, बालक को केंद्र मानकर अर्थात बालक की रुचियों के अनुसार शिक्षण सूत्र यानी शिक्षण किस सूत्र द्वारा किया जाता है? बालक को केंद्र मानकर अर्थात बालकों की रुचियों के अनुसार शिक्षण किस सूत्र द्वारा किया जाता है? यह मनोविज्ञान के तर्क संगत की ओर किया जाता है। कैसे किया जाता है? मनोवैज्ञानिक से तर्क संगत की ओर किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि जो शिक्षण है, शिक्षण सूत्र का प्रभाव पड़ता है शिक्षक पर। जो शिक्षण सूत्र है उसका जो प्रभाव पड़ेगा वो किस पर पड़ेगा? शिक्षक पर पड़ेगा। पहले छात्र को पूर्ण ज्ञान प्रदान किया जाता है, उसके पश्चात पूर्ण से अंश किए जाते हैं विश्लेषण में। किसमें किए जाते हैं? विश्लेषण में किए जाते हैं। यानी पहले छात्रों को पूर्ण ज्ञान प्रदान किया जाता है, उसके पश्चात पूर्ण से अंश की ओर यानी छोटे टुकड़ों की ओर विश्लेषण किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, ऐसी वस्तुएं स्थूल कहलाती हैं जो बालक के संपर्क में आती हैं और विचारों को उद्बुद्ध करती हैं। यह कथन किसका है? यह पेस्टोलॉजी महोदय का है। यह कथन किसका है? पेस्टोलॉजी महोदय का है। वो क्या कह रहे हैं पेस्टोलॉजी महोदय? यह कह रहे हैं कि ऐसी वस्तुएं स्थूल कहलाती हैं जो बालक के संपर्क में आती हैं और विचारों को उद्बुद्ध करती हैं। यह पेस्टोलॉजी महोदय का कथन है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि सन 1982 और 83 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कार्यशाला के लिए संगोष्ठियों का आयोजन किया है। वो कितनी संगोष्ठियां हैं? वह 27 संगोष्ठियां हैं। कितनी हैं? 27 हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, व्याख्यान विधि में छात्र बने रहते हैं। यानी जो व्याख्यान विधि है उसमें जो छात्र होते हैं निष्क्रिय बैठे रहते हैं, क्योंकि जो अध्यापक होता है वह व्याख्यान देता रहता है और छात्र निष्क्रिय रूप से बैठे रहते हैं। तो व्याख्यान विधि में छात्र जो बने रहते हैं वह निष्क्रिय बने रहते हैं। कैसे बने रहते हैं? निष्क्रिय। नेक्स्ट है, स्पष्टीकरण युक्ति की विशेषता नहीं है। यानी जो स्पष्टीकरण युक्ति की विशेषता नहीं है। उपयुक्तता क्या नहीं है? उपयुक्तता, क्रमता या भाषा, ये तीनों ही नहीं है। स्पष्टीकरण युक्ति की विशेषता नहीं है। उपयुक्तता, क्रमता और भाषा, ये तीनों ही स्पष्टीकरण की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि स्पष्टीकरण युक्ति का प्रयोग किस विषय के लिए विशिष्ट रूप से होता है। यानी जो स्पष्टीकरण दिया जाता है वह किस विषय के लिए अधिक दिया जाता है? तो वह सामाजिक विज्ञान विषय के लिए अधिक दिया जाता है। यानी सामाजिक विषय के लिए अधिक दिया जाता है। भाषा शिक्षण हेतु उपयुक्त युक्ति कौन सी है? यानी जो भाषा शिक्षण है उसके लिए सबसे उपयुक्त युक्ति कौन सी है? तो यह उपयुक्त युक्ति है कहानी। कहानी के माध्यम से हम भाषा को अधिक, यानी भाषा शिक्षण के द्वारा, कहानी शिक्षण के द्वारा हम छात्रों को अधिक समझा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, पर्यटन विधि से छात्रों में विकास होता है। यानी जो पर्यटन विधि है उससे छात्रों में विकास होता है। कैसे? निरीक्षण या अवलोकन के द्वारा। यानी किसी चीज़ को देखकर उसका ऑब्जर्वेशन कर यानी उसका निरीक्षण करके और अवलोकन कर पर्यटन विधि में छात्रों का विकास किया जाता है। क्योंकि जो छात्र होते हैं वो चीज़ों से क्या होते हैं? वास्तविक रूबरू होते हैं। रूबरू का मतलब है देख लेते हैं। नेक्स्ट है, विद्यालय पर्यटन सबसे पहले किस शिक्षा शास्त्री की देन है? यानी जो विद्यालय पर्यटन है यानी स्कूल ट्रिप है वह सबसे पहले किस शिक्षा शास्त्री की देन है? यह प्रोफेसर रॉय की है। किसकी है? प्रोफेसर रॉय महोदय की है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, सन 1960 में शैक्षिक क्षेत्रीय पर्यटन पर शोध कार्य किए थे डॉक्टर एलन ने। यानी जो सबसे पहले क्षेत्रीय भ्रमण था उस पर जो शोध कार्य किया गया था 1960 में, वह डॉक्टर एलन महोदय ने किया था। किसने किया था? डॉक्टर एलन महोदय ने किया था। फिर नेक्स्ट पॉइंट है आपका, पर्यटन सबसे अधिक सहायक होते हैं। जो पर्यटन होते हैं यानी पर्यटन जो स्कूली ट्रिप होती है जो सबसे अधिक सहायक होती है भूगोल शिक्षण में, क्योंकि वह वास्तविकता को दिखाती है। भूगोल की जो चीज़ें हैं उनसे बच्चे क्या होते हैं? वास्तविक होते हैं। भौगोलिक स्थिति से वास्तविक होते हैं, प्राकृतिक वातावरण से वास्तविक होते हैं। इसीलिए पर्यटन सबसे अधिक जो महत्वपूर्ण और सहायक होता है वह भूगोल शिक्षण में सबसे अधिक सहायक होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, जो कार्य ऊपरी इच्छा से स्वतंत्रता पूर्वक करें वही खेल है। यह कथन किसका है? यानी जो कार्य ऊपरी इच्छा से स्वतंत्रता पूर्वक करें वही खेल है। यह किसका है?
म्यूलिक का है। यह कथन किसका है? म्यूलिक महोदय का है। यानी म्यूलिक महोदय कह देते हैं कि जो कार्य ऊपरी इच्छा से स्वतंत्रता पूर्वक करें वही खेल है, म्यूलिक महोदय का है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, खेल विधि के लिए आवश्यक है। यानी जो खेल विधि है उसके लिए आवश्यक क्या है? सबसे पहले तो स्वतंत्रता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? स्वतंत्रता। और रचनात्मकता होनी चाहिए किसी नई चीज़ को करने के लिए, और मानसिक शक्तियों का विकास। यानी खेल विधि के लिए आवश्यक चीज़ें होती हैं, पहले तो बच्चा स्वतंत्र होना चाहिए और रचनात्मक होना चाहिए, फिर मानसिक शक्तियों का उसको पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, ठीक है ना। और मानसिक शक्तियों का पूर्ण विकास कब होगा? जब उसे सभी चीज़ें क्रियाएं करने के लिए दी जाएंगी, सभी क्रियाओं में भाग लेने के लिए उसे प्रोत्साहित किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि छात्रों में क्रियाशीलता का आंदोलन प्रत्यय सर्वप्रथम किसने दिया? यानी छात्रों में क्रियाशीलता का जो आंदोलन प्रत्यय है सर्वप्रथम किसने दिया था? यह रूसो महोदय ने दिया था। किसने दिया था? रूसो महोदय ने दिया था। जो छात्रों में क्रियाशीलता का जो आंदोलन प्रत्यय है सर्वप्रथम किसने दिया था? यह रूसो महोदय ने दिया था। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, सामूहिक चर्चा की उच्च स्तरीय शिक्षण विधियां हैं। सामूहिक चर्चा की उच्च स्तरीय शिक्षण विधियां हैं, वह कौन कौन सी हैं? सामूहिक चर्चा जो होती है, विचार समिति होती है, सम्मेलन होता है, विचार गोष्ठी होती है जो छात्रों में आपस में पाई जाती है, विचार समिति होती है जो छात्रों में पाई जाती है, सम्मेलन होते हैं, छात्रों के भी सम्मेलन होते हैं, यहाँ तक कि शिक्षक के भी सम्मेलन होते हैं, और अध्यापक और अभिभावक संघ के भी शिक्षक सम्मेलन होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि बहुश्रेणी शिक्षण विधि संबंधित है। जो बहुश्रेणी शिक्षण विधि है वह संबंधित है मॉनिटर से। किससे? मॉनिटर से। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, प्राचीन काल में कौन सी विधि चिकित्सा से संबंधित थी? ये यानी प्राचीन काल में कौन सी ऐसी विधि है जो चिकित्सा से संबंधित थी? वह अवलोकन विधि थी। कौन सी थी? वह अवलोकन विधि थी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि प्रश्न आदत कौशल के बाहर समस्त शैक्षिक क्रिया की कुंजी है। यह कथन किसका है? पार्कर का है। पार्कर महोदय ने कहा है कि प्रश्न आदत कौशल के बाहर समस्त शैक्षिक क्रिया की कुंजी है। यह कथन पार्कर महोदय का है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, प्रश्नोत्तर विधि से इसका संबंध है। यानी जो प्रश्नोत्तरी विधि है इसका संबंध किससे है? अन्वेषण से, अनुसंधान और तर्क से है। यानी जो प्रश्नोत्तरी विधि है इसका जो संबंध है वो अन्वेषण है, अनुसंधान है और तर्क है। हाँ या नहीं उत्तर वाले प्रश्न होते हैं। हाँ या नहीं उत्तर वाले जो प्रश्न होते हैं वह अनुचित प्रश्न होते हैं। कैसे होते हैं? अनुचित प्रश्न होते हैं। खाली छात्रों को उसमें हाँ और ना का ही जवाब देना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि बहुश्रेणी शिक्षण विधि स्तर से संबंधित है। यह होता है प्राथमिक स्तर। क्या होता है? प्राथमिक स्तर। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, निदानात्मक परीक्षण का अर्थ होता है। यानी निदानात्मक जो परीक्षण है उसका अर्थ है बालकों की त्रुटियों कमजोरियों का पता लगाना। यानी जो बालकों की त्रुटियां हैं, कमजोरियां हैं, उसका पता लगाना। बाल केंद्रित शिक्षण का उद्देश्य है। यानी जो बाल केंद्रित शिक्षण है उसका उद्देश्य क्या है? बालक का सर्वांगीण विकास करना। यानी जो बाल केंद्रित शिक्षण है उसका उद्देश्य है बालक का सर्वांगीण विकास करना। क्या उद्देश्य है? बालक का सर्वांगीण विकास करना। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, क्रियापरक आधारित शिक्षण विधि है। यानी जो क्रियापरक आधारित शिक्षण विधि है वह प्रोजेक्ट, किंडरगार्टन व खेल विधि है। कौन सी है? प्रोजेक्ट विधि है, किंडरगार्टन व खेल विधि है। अध्यापक को मॉनिटर पर निर्भर रहना पड़ता है बहुकक्षा शिक्षण में। यानी बहुत सी कक्षाएं होती हैं और जिनमें शिक्षक कम होते हैं वहाँ पर अध्यापकों को मॉनिटर पर निर्भर रहना पड़ता है। छात्रों में प्रशिक्षण के समय विकसित किया जाता है। यानी जो छात्र हैं प्रशिक्षण के समय विकसित किया जाता है कौशल। छात्रों में प्रशिक्षण के समय विकसित किया जाता है कौशल विकसित किया जाता है। क्या विकसित किया जाता है? कौशल विकसित किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, शिक्षण प्रक्रिया को कौशल के रूप में
किस संस्था ने सर्वप्रथम अध्ययन किया, यानी शिक्षण प्रक्रिया को कौशल के रूप में किस संस्था ने सर्वप्रथम अध्ययन किया, या स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय ने सर्वप्रथम अध्ययन किया था। यानी शिक्षण प्रक्रिया को कौशल के रूप में जो संस्था है वह स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय है, जिसने सबसे पहले अध्ययन किया था। क्लार्क ने शिक्षण कौशलों की संख्या किस सन में की थी, यानी क्लार्क महोदय ने शिक्षण कौशलों की व्याख्या, क्लार्क ने शिक्षण कौशलों की जो व्याख्या है वह किस सन में की थी, तो यह 1970 ईस्वी में की थी। कब की थी, यह उन्होंने 1970 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि शिक्षण कौशल उन क्रियाओं पर आधारित हैं, यानी जो शिक्षण कौशल है उन क्रियाओं पर आधारित हैं जो छात्र व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए नियोजित एवं क्रियान्वित किए जाते हैं। यह किसका कथन है, यह क्लार्क महोदय का है। किसका है, क्लार्क महोदय का है। बिकमिंग बेटर टीचर ए माइक्रो टीचिंग अप्रोच किसकी पुस्तक है, यह डॉक्टर वी.के. पासी की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है, यह डॉक्टर वी.के. पासी की पुस्तक है। इस पुस्तक को याद रखना, यह पूछ ली जाती है। ए माइक्रो टीचिंग अप्रोच किसकी पुस्तक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद ने सन 1979 में शिक्षक, शिक्षार्थी एवं पाठ्यक्रम का अध्ययन कराते हुए शिक्षण कौशल बताए हैं। यानी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद ने सन 1979 में शिक्षक, शिक्षार्थी एवं पाठ्यक्रम का अध्ययन कराते हुए शिक्षण कौशल बताए हैं। वह कितने बताए थे, 7 बताए थे। कितने बताए थे, वह 7 बताए थे। नेक्स्ट पॉइंट है पाठ योजना का प्रथम बिंदु है। जो पाठ योजना का जो प्रथम बिंदु होता है वह प्रस्तावना होता है। क्या होता है, प्रस्तावना प्रश्न। क्या होता है, प्रस्तावना प्रश्न होता है। जो पाठ योजना का प्रथम बिंदु होता है वह प्रस्तावना प्रश्न होता है। प्रस्तावना प्रश्न का संबंध है, यानी जो प्रस्तावना प्रश्न है उसका जो संबंध होता है वह किससे होता है, वह पूर्व ज्ञान से होता है। किससे होता है, पूर्व ज्ञान से होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि प्रश्न सबसे अच्छा उत्तेजक है। प्रश्न सबसे अच्छा उत्तेजक है, यह किसका कथन है, यह कॉल्विन महोदय का कथन है। किसका है, यह कॉल्विन महोदय का कथन है। नेक्स्ट पॉइंट है अधिगम का अर्थ है, यानी जो अधिगम है उसका क्या अर्थ है। अधिगम का मतलब होता है सीखना। क्या है, सीखना। नेक्स्ट पॉइंट है आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में उल्लेख है, यानी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 1986 में उसका किसका उल्लेख है, अपव्यय एवं अवरोधन, शिक्षा का गिरता स्तर, शिक्षा में गुणात्मक सुधार में कमी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि न्यूनतम अधिगम स्तर की आवश्यकता क्या है, यानी जो न्यूनतम अधिगम स्तर है उसकी आवश्यकता क्या है, वह है अपव्यय व अवरोधन, शिक्षा के गुणात्मक सुधार का अभाव, छात्र उपलब्धि कमजोर होना। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि न्यूनतम का क्या अर्थ है, यानी जो न्यूनतम है उसका क्या अर्थ होता है, कुशलता का वह अंश जो किसी निश्चित कक्षा में छात्र द्वारा अर्जित किया जाता है उसे हम न्यूनता का अर्थ कहते हैं, न्यूनतम अर्थ कहते हैं। यानी कुशलता का वह अंश जो किसी निश्चित कक्षा में छात्र द्वारा अर्जित किया जाता है उसे हम न्यूनतम कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूनतम कहते हैं। किसका, कुशलता का। नेक्स्ट पॉइंट है कि न्यूनतम अधिगम स्तर की क्यों आवश्यकता है, न्यूनतम अधिगम स्तर की क्यों आवश्यकता है। अधिगम की मात्रा निश्चित करने हेतु, यानी जो अधिगम है उसकी मात्रा को निश्चित करने हेतु, यानी अधिगम कहते हैं सीखने की मात्रा को निश्चित करने हेतु न्यूनतम अधिगम स्तर की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि शिक्षण सामग्री का अर्थ उस समस्त सामग्री से है जो शिक्षण परिस्थिति में लिखते अथवा बोली हुई पाठ्य सामग्री में सहायता देती है। यह कथन किसका है, यह E.C. डेल्टा का है, यह डेंटा का है। किसका है, डेंटा का है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि जब छात्र टॉक और चौक से नहीं समझते हैं तो शिक्षक प्रयोग करता है सहायक सामग्री। क्या, सहायक सामग्री। यानी इसमें बताया गया है जब छात्र टॉक और चौक से नहीं समझते हैं, यानी वह जो ब्लैक बोर्ड होता है और चौक होता है उससे भी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो वो सहायक सामग्री दिखाता है, यानी मॉडल दिखाता है, उसे ही हम सहायक सामग्री बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है
मानचित्र का प्रयोग किस विषय के लिए होता है? जो मानचित्र होता है वह किस विषय के लिए होता है? जो मानचित्र का अधिकतम प्रयोग किया जाता है वह भूगोल के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? भूगोल के लिए। भूगोल में वह अनेक आकृतियाँ होती हैं या किसी एक भूखंड की एक नक्शा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, उद्घोषणाओं, भाषाओं एवं विशिष्ट विषय वस्तु को लंबे समय तक रखा जाता है टेप रिकॉर्डर पर। यानी उद्घोषणाओं, भाषणों एवं विशिष्ट विषय वस्तु को लंबे समय तक रखा जाता है वह टेप रिकॉर्डर के माध्यम से रखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, कंप्यूटर के सिद्धांतों का पता लगाया गया था। यानी जो कंप्यूटर है उसके सिद्धांतों का जो पता लगाया गया था वह चार्ल्स महोदय के द्वारा लगाया गया था। चार्ल्स बेबेज महोदय के द्वारा लगाया गया था। भारत में कंप्यूटर का जो विकास हुआ है वह 1961 ईस्वी में हुआ है। भारत में अगर कंप्यूटर का विकास की बात की जाए तो यह 1961 ईस्वी में हुआ है। वह शिक्षण प्रतिमान किसने बनाया जिसमें अध्यापक का स्थान कंप्यूटर ने ले लिया है? यानी वह शिक्षण प्रतिमान कौन सा है या किसने बनाया था जिसका स्थान अध्यापक का स्थान था वह कंप्यूटर ने ले लिया है? यह बनाया था डेनियल डेविस ने। किसने बनाया था? डेनियल डेविस महोदय ने। यानी हम कह सकते हैं कि वह शिक्षण प्रतिमान किसने बनाया जिसमें अध्यापक का स्थान कंप्यूटर ने ले लिया है? तो वह शिक्षण प्रतिमान बनाया था डेनियल डेविस महोदय ने। माइक्रो कंप्यूटर का विकास हुआ था, यानी जो माइक्रो कंप्यूटर है उसका जो विकास हुआ है वह 1877 ईस्वी में हुआ है। कब हुआ है? 1877 ईस्वी में हुआ है। विज्ञान किट में कितनी वस्तुओं को शामिल किया गया? यानी जो विज्ञान होती है, विज्ञान किट है, उसमें कितनी वस्तुओं को शामिल किया गया? उसमें 1 से 10 वस्तुओं को शामिल किया गया है। शिक्षार्थियों के अधिगम में किसके द्वारा सर्वाधिक रुचि जागृत होती है? यानी शिक्षार्थियों के अधिगम में किसके द्वारा सर्वाधिक रुचि जागृत होती है? तो वह जो रुचि जागृत होती है वह श्रव्य और दृश्य सामग्री के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? दृश्य और श्रव्य सामग्री के द्वारा शिक्षार्थियों में अधिगम के प्रति रुचि जागृत होती है। सहायक शिक्षण सामग्री द्वारा बालक का विकास होता है। यानी जो सहायक शिक्षण सामग्री है, सामग्री के द्वारा बालक का जो विकास होता है वो कैसे होता है? मानसिक, बौद्धिक तथा भाषा का विकास वह होता है। सहायक सामग्री से जो बालक का विकास होता है वह मानसिक होता है, बौद्धिक होता है तथा भाषा का विकास होता है। शिक्षण अधिगम सामग्री आवश्यक है। यानी जो शिक्षण अधिगम सामग्री होती है एक शिक्षक के लिए सहायक होती है वह आवश्यक है उत्तम शिक्षण हेतु, यानी अधिक उत्तम टीचिंग कर सके। यानी जो शिक्षक है वह अच्छे से अच्छे छात्रों को ज्ञान प्रदान कर सके, उसी के लिए शिक्षण अधिगम सामग्री की आवश्यकता होती है। शिक्षण सामग्री का कक्षा में प्रयोग करना चाहिए। यानी शिक्षण सामग्री का कक्षा में क्यों प्रयोग करना चाहिए या कब करना चाहिए? आवश्यकता के अनुसार शिक्षण सामग्री का कक्षा में प्रयोग करना चाहिए। शिक्षण की गति आधारित होनी चाहिए। यानी जो शिक्षण है उसकी जो गति है आधारित होनी चाहिए छात्रों के सीखने की गति पर, छात्रों के सीखने की गति पर। यह पॉइंट कह रहा है कि शिक्षण की गति आधारित होनी चाहिए। यानी जो शिक्षण है उसकी गति किसके आधार पर आधारित होनी चाहिए? वह होनी चाहिए छात्रों के सीखने की गति के आधार पर जो गति है वह होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि शिक्षण को सीखने के संगठन के रूप में सर्वोत्तम प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। यानी ये डेफिनेशन है, ये कह रहे हैं कि शिक्षण को सीखने के संगठन के रूप में सर्वोत्तम प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। यह परिभाषा किसकी है? रायबर्न महोदय की है। किसकी है? रायबर्न महोदय की है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, कक्षा शिक्षण तब अच्छा होता है जब कक्षा के सभी छात्र प्रश्न पूछने व उत्तर देने में तत्पर होते हैं। यानी कक्षा शिक्षण तब सबसे अच्छा माना जाता है जब कक्षा के सभी छात्र प्रश्न पूछने व उत्तर देने में तत्पर हों। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, कौन सा शिक्षण सूत्र गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर आधारित है? यानी कौन सा ऐसा शिक्षण सूत्र है जो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर आधारित है? तो यह पूर्ण से अंश की ओर, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि पर्यटन सर्वाधिक सहायक होते हैं। यानी पर्यटन सर्वाधिक सहायक होते हैं भूगोल शिक्षण में। किसमें? भूगोल शिक्षण में। खेल पर आधारित शिक्षण विधि है किंडरगार्टन विधि। यानी खेल पर आधारित शिक्षण विधि है वह किंडरगार्टन विधि है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, वास्तव में प्रश्न सबसे अच्छा उत्तेजक है और यह शिक्षक को शीघ्र उपलब्ध हो जाता है। यह कथन है
कॉल्विन महोदय का है। यह कथन किसका है? कॉल्विन महोदय का है। प्रयोग दर्शन विधि का गुण है, प्रयोग दर्शन विधि का गुण है क्या है? सक्रिय वातावरण, स्थायी ज्ञान, मानसिक विकास में सहायक है। जो प्रयोग दर्शन विधि है उसका जो गुण होते हैं वो होते हैं सक्रिय वातावरण होता है, स्थायी ज्ञान होता है, मानसिक विकास में सहायक होती है प्रयोग दर्शन विधि। नेक्स्ट पॉइंट है आपका बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, यानी जो बचाव है वह निदान का उच्चतम स्तर है। यह कथन किसका है? यह बैलेंटाइन का है। यह कथन किसका है? बैलेंटाइन महोदय का है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका छात्रों का पूर्व ज्ञान जानने के लिए कौन सा कौशल सहायक है? यानी छात्रों का पूर्व ज्ञान जानने के लिए प्रश्नावना कौशल सहायक होता है। कौन सा कौशल सहायक होता है? प्रश्नावना कौशल सहायक होता है। नेक्स्ट पॉइंट है संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है समयबद्धता, यानी संज्ञानात्मक जो क्षेत्र होता है उससे मात्र समयबद्धता संबंधित नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट है डोमिनोज सर्वाधिक उपयोग है, यानी जो डोमिनोज है वह सर्वाधिक उपयोग है कब? इतिहास शिक्षण में। कब होता है? इतिहास शिक्षण में। नेक्स्ट पॉइंट है सुकराती विधि कहते हैं, यानी जो सुकरात की विधि है उसे क्या कहते हैं? प्रश्नोत्तरी विधि कहते हैं, यानी प्रश्नोत्तरी विधि के जन्मदाता कौन है? सुकरात हैं। कौन है? सुकरात हैं। प्राथमिक स्तर पर नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि प्राथमिक स्तर पर दवे समिति ने किन विषयों में अपेक्षित अधिगम स्तर का निर्धारण किया था? भाषा, गणित व पर्यावरण अध्ययन का। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि शिक्षण पुनर्बलन की आकस्मिकताओं का क्रम है। यह परिभाषा है, यानी जो यह परिभाषा है वह किसकी है? यह परिभाषा B.F. स्किनर महोदय की है। किसकी है? B.F. स्किनर महोदय की है। फिर है शिक्षण का मूलभूत सिद्धांत है क्रियाशीलता का सिद्धांत। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है उपयोगी ज्ञान प्रदान कर सर्वांगीण विकास करना। नेक्स्ट पॉइंट है आपका वैयक्तिक संप्रेषण का उद्देश्य है। जो वैयक्तिक संप्रेषण का उद्देश्य होता है वह छात्रों में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं, बालकों की विशिष्ट योग्यताओं और व्यक्तियों का विकास होता है। साधारण बालकों के लिए व्यक्तिगत शिक्षण आवश्यक है।